झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच नहीं जानता था। जब मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ की तो मुझे पता नहीं था। बाहर रखने की जुर्रत थी तो अपना सामान उठा और निकलो यहाँ से। बस कीजिए, बस कीजिए, बस मुझे बिल्कुल भी ये पता नहीं था कि रजनी ने आपको धोखे में रखा है और उसने पेपर्स बदल दिए। लोगों को आपके घर वापस ले दिला देते, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। रजनी देसाई, आप एक नेता के नाम से इसका मतलब आप मत हैं कि रजनी ने मेरे साथ गलत किया, मुझे और जबरदस्ती चोल वालों से उनके घर छीन रही है। पहले सबूत लेके आइए। सबूत होगा तो देगी ना, होगा तो देगी ना। आज के एपिसोड में रजनी कहती है कि उसने अपना पूरा जीवन गरीबों के बीच अपनी जगह बनाने में लगा दिया, लेकिन वह असफल रही। उसका दावा है कि प्रेरणा उससे नफरत करती है क्योंकि वह सिर्फ काम करती है और अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाती। रजनी कहती है कि उसने पूरी जिंदगी कोशिश की, फिर भी अनुपमा को हमेशा ही अटेंशन मिली। वह अपने स्कूल के दिनों को याद करती है जब उसने मेडल जीता था, लेकिन अनुपमा को उसकी जगह सराहना मिली। अनुपमा कहती है कि वह पहली बार किसी ईर्ष्यालु महिला को देख रही है। वह रजनी से पूछती है कि क्या वह उससे ईर्ष्या करती है और अगर करती है तो वह गरीबों को क्यों सजा दे रही है। अनुपमा रजनी से सवाल करती है कि वह इतने पैसे का क्या करेगी और उससे याद दिलाती है कि हर कोई खाली हाथ मरता है। वह कहती है कि सिकंदर भी शक्तिशाली होने के बावजूद खाली हाथ मरा। रजनी अनुपमा से पूछती है कि क्या वह चाहती है कि वह मृत्यु के बारे में सोचे और अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली छोड़ दे। फिर भी अनुपमा सवाल करती है कि रजनी गरीबों को क्यों परेशान कर रही है। रजनी जवाब देती है कि वह केवल उनका इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ सकती है। फिर वह अपने अतीत के संघर्षों को साझा करती है और बताती है कि रघुबीर छोटी छोटी गलतियों पर उसे कैसे पीटता था। रजनी स्वीकार करती है कि रघुबीर की मृत्यु पर उसे खुशी हुई थी। वह याद करती है कि सहानुभूति वोटों के कारण राजनीति में प्रवेश करना आसान था, लेकिन अपनी स्थिति बनाए रखना मुश्किल था। राही अनुपमा के नए वादे को लेकर चिंतित है। प्रेम उसे शांत होने के लिए कहता है, लेकिन राही कहती है कि अनुपमा अपना पिछला वादा निभाने में नाकाम रही और अब उसने एक और वादा कर दिया है। वह अनुपमा को दोषी ठहराती है, जबकि प्रेम उसे शांत रहने के लिए कहता रहता है। अनुपमा रजनी से कहती है कि वह अपने साथ हुए अन्याय को समझती है, लेकिन वह चौल निवासियों से बदला नहीं ले सकती। रजनी अनुपमा को चेतावनी देती है कि वह चौल के मामलों में दखल न दे, क्योंकि तोड़फोड़ तो होगी ही। वह कहती है कि अनुपमा अपना फैसला नहीं बदल सकती और न ही कोई दावा कर सकती है, क्योंकि उसने पहले ही एनओसी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अनुपमा रजनी से यह गलती न करने की गुजारिश करती है, लेकिन रजनी उसे उपदेश न देने के लिए कहती है, क्योंकि वह उपदेश तो देती है लेकिन सुनती नहीं। रजनी कहती है कि गरीब लोग हर दिन मरते हैं और अनुपमा से उसका साथ देने को कहती है। अनुपमा क्रोधित हो जाती है और रजनी से कहती है कि वह उसके साथ चले और चौलवासियों से माफी मांगे। वह रजनी का हाथ कसकर पकड़ लेती है। रजनी अपने सुरक्षाकर्मियों को बुलाती है और उन्हें अनुपमा को घर से बाहर निकालने का आदेश देती है। अनुपमा रजनी को चुनौती देती है। चौल के निवासियों द्वारा उस पर लगाए गए आरोपों से वह चिंतित हो जाती है। वह सड़क पर गिर जाती है और बाद में मंदिर जाकर भगवान से प्रश्न करती है। अनुपमा कहती है कि वह भगवान कृष्ण के मार्ग पर चलती है, फिर भी हर बार उसे धोखा मिलता है, अकेला छोड़ दिया जाता है और उस पर आरोप लगाए जाते हैं। वह भगवान से जवाब मांगती है और उनसे चौल की रक्षा करने की विनती करती है, जिसे वह अपना परिवार मानती है। वह रोते हुए कहती है कि वह लड़ाई से थक चुकी है। अनुपमा स्वीकार करती है कि भले ही वह दुनिया के सामने मजबूत दिखती हो, लेकिन वह थकी हुई और अकेली है। वह भगवान से चौल निवासियों की मदद करने की प्रार्थना करती है। पराग मंदिर जाता है। अनुपमा उसे रजनी के घर जाने के बारे में बताती है। पराग कबूल करता है कि उसे रजनी की योजना के बारे में पता नहीं था और उसे ये भी नहीं पता था कि उसने कागजात बदल दिए हैं। अनुपमा पराग से पूछती है कि क्या वह उस पर भरोसा करता है और मानता है कि रजनी धोखेबाज है।